हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 2 की दूसरी क्लास में। इस दूसरी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे इस पाठ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पाठ का नाम है सिर्फ एक दिन। सिर्फ एक दिन एक ऐसी लड़की की कहानी है और ये कोई ऐसी काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि एक सत्य घटना पर आधारित है। इसके लेखक हैं एलन डी शुक्ल। इस एलन डी शुक्ल ने उस छोटी बच्ची के माध्यम से हमें ये सिखाया है, ये हमें जो उनका संदेश है वो देना चाहा है कि जब व्यक्ति अपनी जीवन की किसी विषम परिस्थिति में बहुत दुखी होता है तो उस दुखी वातावरण से निकलने के लिए वह व्यक्ति अगर स्वयं प्रयत्न करे तो एक छोटी सी युक्ति और सच्चाई के साथ अगर वो आगे बढ़े तो अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो सिर्फ एक दिन भी एक ऐसी ही छोटी बच्ची की कहानी है जो कि एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी और उस गंभीर बीमारी का नाम था सेरेब्रल पॉल्सी। यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो मांसपेशियों में होती है और उसमें मांसपेशियां जो होती हैं वो विकृत हो जाती हैं, जिसके कारण लोगों के चलने में और बोलने में थोड़ा सा विकार उत्पन्न होता है। उनकी चाल जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या वो बच्चा लड़खड़ाकर चलने लगता है या बोलने में उसके जो बोलने की जो भाषा है उसमें त्रुटि होने लगती है, वो हकलाकर बोलने लगता है। तो इस प्रकार से सेरेब्रल पॉल्सी जो है उसके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता कि ये बीमारी क्या होती है, लेकिन जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं उन्हें रोजाना नई से नई कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस कहानी के पात्रों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले जो पात्र है वो है वह छोटी बच्ची जो कक्षा 3 में पढ़ती थी, उसका नाम है एमी हैगरदान और उनकी माँ जो है उनका नाम है पैटी हैगरदान। तो एनी जो है उसकी ये जो कहानी है वो प्रारंभ होती है उसके स्कूल के दिन से। जब वह स्कूल जाती है तो सामने से एक 5वीं कक्षा का लड़का दौड़ते दौड़ते आता है और उसके रास्ते में आ जाने के कारण बेचारी जो एमी है वो लड़खड़ा जाती है, वो रुक जाती है। तो वो लड़का उसे देखकर चिढ़ाने लगता है कि ए छिपकली तुम बीच में क्यों आ गई, और फिर उसे चढ़ाते हुए अपना दाहिना पैर उसके ऊपर से निकालता हुआ आगे की तरफ दौड़ जाता है। उसकी ऐसी क्रिया को देखकर एमी को बहुत दुख होता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि उसे उसकी चाल के कारण रोज कोई ना कोई चिढ़ाता है, लेकिन वो गुमसुम अपनी उस जो भावना है उसको ये कहकर अपने मन को समझा लेती थी कि मुझे इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है और वह अपनी कक्षा की ओर बढ़ जाती थी। लेकिन जब कोई बच्चा है उसका जो मन होता है वो बहुत कोमल होता है, वो कब तक उस बात को नहीं ध्यान देने की सोच करके भूल जाना चाहती थी। लेकिन जब वो एक दिन घर आई और घर आकर उस दिन उसे वो बात बार बार याद आ रही थी उस लड़के के द्वारा उसको चिढ़ाने की, लेकिन फिर भी उसने अपने घर में अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं कहा, अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी बहन को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन माँ तो माँ होती है, बच्चे की हर भावना को उसके चेहरे से ही, उसके हाव भाव से ही समझ जाती है। माँ के बार बार पूछने पर भी कि एमी क्या तुम्हारे विद्यालय में कोई कुछ हुआ है या किसी ने तुम्हें परेशान किया है, बार बार पूछने पर भी एमी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन जो माँ थी वो उसके मन की भावना को जानना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों से गुमसुम देख रही थी और वह अकेलापन महसूस कर रही थी। तो उसने एक उपाय सोचा और उसने अपनी बेटी के मन की बात निकालने के लिए अपनी बेटी को कहा कि एमी क्या तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ जो वहाँ पर एक फोर्ट पॉइंट रेडियो स्टेशन है उसने क्रिसमस कामना करके एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उस प्रतियोगिता के बारे में उसकी माँ ने, एमी की माँ ने अपनी बेटी को बताया कि इस कामना प्रतियोगिता में सारे बच्चों को पत्र लिखने के लिए कहा गया है और उस पत्र में वो अपनी एक दिन की कामना लिख सकते हैं और जिसका पत्र सबसे अच्छा होगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे ही इस बात को सुनकर एमी थोड़ा मुस्कुराई, उसके मन में कुछ कौंधा और वो जल्दी से एक पेन और कागज लेकर बैठ गई अपनी उस एक दिन की कामना को लिखने के लिए। जब उसने वो पत्र लिखना प्रारंभ किया, प्रिय सांता क्लॉज, तो पास में बैठे हुए उसकी जो दीदी थी या उसकी जो मम्मी थी, मम्मी के मन में ये आया कि जरूर वो एक दिन की कामना में सांता क्लॉज से अपने लिए
वो गुड़िया लिखेगी, 3 फुट की गुड़िया लिखेगी, जिसे वो जब भी अपनी माँ के साथ बाजार जाती थी तब ललचाई नजरों से देखती थी, तो शायद वो सांता क्लॉज से अपनी वही गुड़िया मांगेगी। लेकिन और फिर कुछ ऐसा लगा कि कौंधते हुए चेहरे की मुस्कान, जब उसने उसके बच्चे के चेहरे की तरफ देखा तो उसे लगा कि नहीं, शायद वो कुछ और भी मांग सकती है। तब उसने जब उसने कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर ऐसा क्या लिखेगी, तब उसने अपने बड़ी बेटी से कहा कि तुम्हारा क्या सोचना है कि क्या एमी ऐसा क्या लिखेगी कि जिससे कि उसकी कामना पूरी हो सके। तो उसकी दीदी कह रही थी कि जब भी वो हमारे साथ किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है तो वो हमेशा गुड़िया ही देखती है। तो उसकी माँ ने कहा कि गुड़िया के अलावा क्या ऐसी और भी कोई चीज हो सकती है जिसे एमी पाना चाहती है। तब उसकी दीदी को वह बात याद आई कि जब वह अपने पिता के साथ जाती है डिपार्टमेंटल स्टोर में तो उसे कार्टून बनाने वाली किताब बहुत पसंद आती है, तो शायद वो इस कामना वाली प्रतियोगिता के पत्र में सांता क्लॉज से एक कार्टून बनाने वाली पुस्तक ही मांगना चाहेगी। ऐसा सोचकर वो बातें कर ही रहे थे, तो लेकिन जो एमी थी वो जो पत्र लिख रही थी उस पत्र को वह गुप्त रखना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वो अपने उस पत्र को घर में किसी सदस्य को पढ़कर सुनाए या घर में कोई जान सके कि उसने सांता क्लॉज से क्या लिखा है। जबकि एमी ने सांता क्लॉज को पत्र में क्या लिखा था, ये अब आपको जानने की जरूरत है। तो एमी जो है उसने अपने पत्र में सांता क्लॉज को लिखा कि सांता क्लॉज, क्या आप एक दिन के लिए मेरी ये कामना पूरी कर सकते हैं कि मुझे रोज विद्यालय में कुछ बच्चे चिढ़ाते हैं, तो क्या मेरी जीवन में एक ऐसा दिन ला सकते हैं जिस दिन मुझे कोई ना चिढ़ाए, कभी कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, तो क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। इस तरीके से उसने अपना ये पत्र लिखकर रेडियो स्टेशन के कामना प्रतियोगिता में उसने अपना पत्र भेज दिया। अब रेडियो स्टेशन के जो प्रबंधक हैं ली रॉबिन के पास इस कामना प्रतियोगिता के अंतर्गत हजारों की तादाद में पत्र हर जगह से आ रहे थे। एक एक पत्र को वहां पर जो संपादक थे रेडियो स्टेशन के, वो एक एक पत्र को खोलकर पढ़ रहे थे और बच्चों के द्वारा लिखी गई छोटी छोटी हरकतों को, उनकी कामनाओं को पढ़कर उनको हंसी भी आ रही थी और उनको पढ़कर उन्हें आनंद भी आ रहा था। लेकिन जैसे ही एमी का पत्र एक संपादक के हाथ में आया, जो कि प्रबंधक ली रॉबिन ने जब उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र को पढ़कर वो समझ पाए कि जो सेरेब्रल पॉल्सी नाम की जो बीमारी है, मांसपेशियों की बीमारी है, वो केवल एक एमी को ही नहीं है। ऐसे एमी जैसे बहुत हजारों बच्चे हैं या हजारों लोग हैं जो रोजाना इस बीमारी के साथ जीते हैं और इस बीमारी के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लोगों के द्वारा दी गई चुटकियों से या उनकी हरकतों से उनकी जिंदगी पर असर पड़ता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने इसके प्रबंधक थे, किसके, फोर्ट पॉइंट रेडियो स्टेशन की जो कामना प्रतियोगिता के प्रबंधक थे ली रॉबिन ने अपने एक समाचार पत्र जो थे न्यूज सेंटिनल को पत्र लिखकर उस पत्र को, एमी के द्वारा लिखे गए पत्र को उनके समाचार पत्र में उसकी फोटो के साथ छपवाने का प्रबंध किया। दूसरे दिन एमी की फोटो के साथ वो उसके द्वारा लिखा गया सांता क्लॉज को जो लिखा गया पत्र था वो सारे देश भर के समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर यानी पहले पृष्ठ पर छापा गया। और देश विदेश में जहां जिन लोगों ने उस समाचार पत्र को पढ़ा, एमी की उस बीमारी के बारे में जब लोगों को पता चला और जो अनुभव करती है उसके अनुभव को पता चला, तो उसको क्रिसमस पर हजारों शुभकामनाओं के पत्र आने लगे। उनकी जो माँ थी, एमी की जो माँ थी पैटी हैगरडान, वो उन पत्रों को लेकर पढ़ के बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि उनकी बच्ची की बीमारी के बारे में और उससे लड़ने के बारे में, उसको संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए जो पत्र हजारों की तादाद में उनको मिल रहे थे, उन सभी पत्रों में उनकी बेटी को ऐसे लोगों की परवाह ना करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का संदेश मिल रहा था। लेकिन उसमें एक पत्र बहुत खास था जो कि एमी को
एमी को कहाँ से लिखा गया था? टेक्सास से। टेक्सास एक शहर है जहाँ से उसे पत्र लिखा गया था, और टेक्सास में रहने वाली लिएन द्वारा वो पत्र एमी को लिखा गया, जो कि स्वयं कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची थी। उसने एमी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में एमी के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि एमी, जब तुम मेरे पास आ पाओगी? अगर तुम मेरे पास आई तो हम बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त बन जाएंगे, और सच्चे दोस्त बनकर हम खूब खेल खेलेंगे। यहाँ हमें कोई चिढ़ाएगा भी नहीं और हमारा कोई मजाक भी नहीं बनाएगा। इस तरीके से चारों तरफ से उसके पत्र को पढ़कर एमी को बहुत खुशी हुई कि हाँ, मेरी जो भावना है उसको कोई समझ सका है, या मेरी जो परेशानी है उसको कोई समझ सका है। तो उसका ये लिखा हुआ पत्र उसके लिए फोर्ट वॉयन है, फोर्ट वॉयन का वो एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला दिन बन गया, और उसको हजारों पत्र जो शुभकामनाओं के मिले, उन पत्रों को पढ़ने की वजह से अभी उसकी जो जिंदगी है वो एक नए रूप में बदल गई। और उसने तब से ये प्रण ले लिया कि आज से चाहे उसे कोई कितना भी चिढ़ाए, कोई उसका कितना भी मजाक उड़ाए, उसे उन पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने जो उद्देश्य है, अपनी जो जीवन की वो है, उस पर आगे बढ़ते जाना है, अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। तो ये जो पत्र है, एक दिन सिर्फ एक दिन, तो इसके जो लेखक हैं एलन डी शुक्ल, उन्होंने हम ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों को क्या उद्देश्य देना चाहा है, क्या शिक्षा देनी चाहिए है? तो बच्चों, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारे विद्यालय में भी अगर कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम जो साथी हमारे साथ पढ़ते हैं, हमें उनका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ सम्मान और सद्भावना के साथ उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। अगर उनको किसी बात में कोई मुश्किल हो रही है तो उनकी हमें सहायता करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करनी चाहिए। तो हमने ये जो पाठ पढ़ा है सिर्फ एक दिन, उसमें कुछ ऐसे कठिन शब्द भी आए हैं जिनका अर्थ जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अब हम वो कठिन शब्द लिखेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। जैसे हमारे इस अध्याय में सबसे पहले एक कठिन शब्द आया था कोफ्त। कोफ्त, तो यहाँ कोफ्त का मतलब होता है दुखी। एमी को जब उस 5वीं कक्षा के लड़के ने जब चिढ़ाया था छिपकली कहकर, या उसकी चाल के बारे में उसको टोक कर कि तुम तो लंगड़ा कर चलती हो, तो उस समय वो कोफ्त हुई। तो कोफ्त का अर्थ है दुखी होना। तो ये जो है हमारी जो अध्याय में आया है ये कठिन शब्द है कोफ्त। कोफ्त का अर्थ होता है दुखी होना। इसके बाद दूसरा शब्द जो हमारे अध्याय में आया है नितांत। इसका मतलब होता है बिल्कुल। बिल्कुल, ये नितांत शब्द जो है वो एमी के लिए तब आया है जब एमी उस मजाक से चिढ़ करके या उस बात से चिढ़ करके अपने घर चली गई और फिर भी बात उसे बार बार याद आती रही। तो नितांत माने उस समय उसको बिल्कुल अकेलापन लग रहा था कि वो अब बिल्कुल अकेली है, उसके साथ रहने वाला कोई नहीं है। तो नितांत का अर्थ वहां पर एमी के लिए आया है कि नितांत वो बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रही थी। अब जो तीसरा वर्ड है वो है तरफदारी। तरफदारी, जो तीसरा वर्ड है तरफदारी, तो तरफदारी का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना। किसी का पक्ष लेना, तरफदारी का मतलब है किसी का पक्ष लेना। यानी एमी जब जिस बीमारी से ग्रस्त थी उस बीमारी के बारे में दूसरे बच्चों को नहीं पता था कि उससे क्या शारीरिक कष्ट होता है, इसीलिए कभी भी कोई भी बच्चा उसकी तरफदारी नहीं करता था या उसकी पक्ष नहीं लेता था या उसका साथ नहीं देता था। इसीलिए इसी तरह से चौथा जो शब्द हमारा कठिन शब्द इसमें चैप्टर में आया है वो है भान। भान का मतलब होता है अनुमान। अनुमान, भान का शब्द, भान शब्द
तब प्रयोग हुआ है जब एमी जो है एक दिन की कामना के लिए पत्र जब सांता क्लॉज को लिख रही होती है, तो उसकी जो परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे उसकी माता थी, पिता थे या उसकी बहन थी, वो एक अनुमान लगा रहे होते हैं कि शायद वो गुड़िया मांगेगी, शायद वो कार्टून बनाने की पुस्तक मांगेगी, ऐसा वो अनुमान लगा रहे थे। तो उसकी अनुमान के लिए यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है भान। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड कौंधना। कौंधना, कौंधना का अर्थ होता है अचानक। अचानक, जैसे आप कहीं रास्ते पर जा रहे हो और अचानक सामने से आपके कोई आ जाए और एकदम से आप चौंक जाते हैं, तो चौंकना यानी चमकना। अचानक की जगह हम इसको चमकना भी लिख सकते हैं, चमकना। चमकना, चमक जाना, मतलब अचानक अगर आपके सामने कोई आ जाए तो आप एकदम से चौंक जाते हैं, तो उसको कहते हैं कौंधना। फिर इसके बाद जो अगला कठिन शब्द है वो है आग्रह। आग्रह का मतलब होता है निवेदन करना। निवेदन करना, यह इस पाठ में यह शब्द वहां प्रयुक्त हुआ है जहां पर एमी जब पत्र लिख रही है तो वो एक निवेदन के रूप में सांता क्लॉज से ये कह रही है कि मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे जीवन में एक ऐसा दिन ले आइए जिस दिन मुझे कोई ना चिढ़ाए, कोई मेरा मजाक ना बनाए। अब अगला कठिन शब्द हम लिखेंगे नजरअंदाज। नजरअंदाज, जिसका अर्थ होता है अनदेखा। अनदेखा, अनदेखा कर देना। इस शब्द का प्रयोग वहां किया गया है कि जब शुभकामनाओं के पत्र जब एमी को आने लगे, देश भर से पत्र आने लगे, तब टेक्सास की जो लड़की थी 6ठी क्लास में पढ़ने वाली लिएन, उसने जो एक शुभकामना का पत्र एमी को लिखा था, तो उसके पत्र की लाइन जो थी अंतिम पंक्ति, उसमें यही लिखा गया था कि जो लोग आपको चिढ़ाते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं, तुम उन्हें नजरअंदाज करके अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। तो नजरअंदाज का मतलब होता है अनदेखा कर देना, कि तुम उन लोगों को नजरअंदाज करो, अनदेखा करो, उनके द्वारा चिढ़ाए जाने पर उसका तुम पर कोई प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट लिखते हैं हम वक्तव्य। वक्तव्य, वक्तव्य शब्द का मतलब होता है भाषण देना या संदेश। भाषण या संदेश, भाषण या संदेश। तो यह जो वक्तव्य जो है ये पाठ के अंदर वहां पर प्रयोग किया गया है जब फोर्ट वॉयन के प्रबंधक ली रॉबिन ने जब एमी का पत्र पढ़ा, तो वो पत्र पढ़कर इतने प्रभावित हुए उसकी बात से, उसके भाषण से, उसके संदेश से जो उसने पत्र के माध्यम से दिया था, उस संदेश से प्रभावित होकर उन्होंने न्यूज चैनल को उसके पत्र के साथ उसकी फोटो को भी छापने का निर्णय कर लिया। तो ये वक्तव्य जो शब्द है वो ली रॉबिन ने एमी के पत्र के द्वारा पढ़ा। तो किसी के संदेश के द्वारा जब हमारे अंदर कोई परिवर्तन आता है या जिसको सुनकर हमें कुछ भावना विकसित होती है और उसी भावना के अनुरूप जब हम कोई आगे कार्य करते हैं तो वो वक्तव्य कहलाता है। अब इस पाठ का है हमारा अंतिम कठिन वर्ड व्यापक। व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ। व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ। यहाँ पर व्यापक का अर्थ है, व्यापक का अर्थ एमी के संदर्भ में अगर हम कहें तो ये शब्द वहां पर प्रयोग किया गया है कि जो एमी की जो फोटो और जो उसका पत्र, जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, वो धीरे धीरे मतलब व्यापक क्षेत्र में फैल जाना यानी इतनी जल्दी वो फैल गया, सभी चारों तरफ देश विदेश से उसको शुभकामनाओं के पत्र आने लगे और उसका जो संदेश था जो उसने सांता क्लॉज से मांगा था, वो संदेश जो है वो जल्दी से छोटी जगह सीमित ना रहकर बहुत बड़ी जगह में फैल गया। तो बच्चों हमने जाना कि सिर्फ एक दिन एक छोटी बच्ची एमी की ही कहानी नहीं है, वो उन सारे बच्चों की कहानी है
जो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम में होते हैं और लोगों के द्वारा जब उनको चिढ़ाया जाता है या मजाक उड़ाया जाता है तो उन्हें कैसा फील होता है। तो उन्हीं के दुख को इसमें दर्शाया गया है और उसके माध्यम से जो लेखक हैं एल.एन.डी. शुक्ल, उन्होंने कहा है कि हमें कभी भी ऐसे बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बल्कि उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। तो आज हम अपने इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम इसकी अभ्यासमाला हल करेंगे। ठीक है, स्वस्थ रहें।